पर्यावरण एवं प्रकृति ग्राम्य जीवन पढ़ेंगे। पेड़ों, नदियों, हवाओं, बादलों एवं पहाड़ों का मानव से सहज रिश्ता है और रिश्ता कायम रखना मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। परंतु विकास की दौड़ में हम इतने आत्मकेंद्रित हो गए हैं कि अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ों को सहज मतलब डोर लेने की चाह में पर्यावरण के प्रति पूरी तरह से लापरवाह होते जा रहे हैं। आधुनिक समाज का प्रकृति से जुड़ाव कम होते जा रहा है और जिस समाजों में अभी बरकरार है, जैसे वन प्रांतर में निवासरत आदिवासी समुदाय, वहाँ भी आधुनिक बनाने या बनने की अंतिम दौड़ में प्रकृति के से जुड़ाव अस्वाभावी है। सभ्यता, समाज और प्रकृति का रिश्ता परस्पर विरोधाभासी बनता दिखाई देता है। प्रकृति समृद्ध समाज और विकास जैसी अवधारणाओं पर प्रश्न उठाने और नए सिरे की शोधने की जरूरत है। इस पांचवी इकाई में संगठित रचनाएं अपने आप को पर्यावरण एवं प्रकृति के अवलोकन का अवसर देती हैं। तो ऐसी ही मुकुटधर पांडे जी ने ग्राम्य जीवन कविता में गांव के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया है। इसमें बताया गया कि सभी तरह की समृद्धियों से परिपूर्ण होते भी ग्रामवासी जो है सहज जीवन जीते हैं, सरल जीवन जीते हैं। उनकी इस सहजता को उनकी अज्ञानता और भोलापन समझने की भूल करना उचित नहीं है। लेखक कवि ने कहा है कि ग्रामवासी एकदम सरल जीवन जीते हैं, तो उनका सरलपन जो है उनकी अज्ञानता और उनका भोलापन समझने की भूल करना उचित नहीं, क्योंकि यह न समझे कि गांव वाले इस सब चीज़ों से परे हैं, उन्हें भी इस चीज़ की समझ है। और इस कविता में छोटे छोटे भवन स्वस्थ अति दृश्य मनोहर आते हैं, रत्नजड़ित प्रासादों से भी बढ़कर शोभा पाते हैं। बट पीपल की शीतल छाया फैली कैसी चहूँ और द्विजगण सुंदर गान सुनाते, नित्य कहीं दिखलाते मोर। प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक के ग्राम्य जीवन नामक कविता से लिया गया है। इनकी कवि रचिता डॉक्टर मुकुटधर पांडे जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गांव की नैसर्गिक सुंदरता का वर्णन किया है। प्रकृति की गोद में बसे गांव जहाँ छोटे छोटे कच्चे पक्के घर जो है अत्यधिक स्वच्छ है, साफ है, अर्थात वहाँ पर किसी गांव में किसी प्रकार प्रदूषण नहीं होता है। और शहरों में जैसे बड़े बड़े विशाल बंगले होते हैं, कांच रत्न लगे होते हैं, रत्न से बने लगे होते हैं, संगमरमर के बने होते हैं, तो सुंदर महल बने होते हैं, प्रसाद बने होते हैं, महल, सुंदर महल जो बने होते हैं अधिक सुंदर दिखाई देते हैं, शोभायमान होते हैं। तो गाँव के बीच में जहाँ वट पीपल वट माने बरगद, जो बरगद है, पीपल है, आदि वृक्ष जो है अपनी छाया जो है गांव के चारों ओर बिखेर रहे हैं। द्विजगण मतलब होता है इसमें पक्षी जो है, पक्षियों का समूह जो है कलरव करता है, किलोल करता है, पक्षी चहचहाते हैं, जो कानों को अत्यंत प्रिय लगता है। और पर्वतीय क्षेत्रों में बादलों की घिरने पर कहीं कहीं मयूर जो है नृत्य करते दिखाई पड़ते हैं। नृत्य कहीं दिखलाते मोर, जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर बादल के घिरने से कहीं कहीं मयूर जो है वो नाचते हुए, नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। शांतिपूर्ण लघु ग्राम बड़ा ही सुखमय होता है भाई, देखो नगरों से भी बढ़कर इनकी शोभा अधिकाई। कपट देश सलीन यहाँ के रहने वाले चतुर किसान दिवस बिताते हैं, प्रफुल्लित चित करते हैं अतिथि का मान। यहाँ पर कवि ने गांव में सरल जीवन जीने वाले या जीवन यापन करने वाले ग्रामीण किसानों का वर्णन किया है। कवि क्या कहते हैं कि भाइयों, शांतिपूर्ण वातावरण युक्त छोटा सा गांव बहुत ही सुखदायी वाला होता है। वे नगर जहाँ लोगों का विशाल समूह होता है, उनसे अधिक गांव सुंदर होता है, सुख देने वाला होता है, सुखकारी होता है, क्योंकि वहाँ पर वातावरण जो रहता है वो हरितमाली मतलब हरियाली युक्त रहता है, शांत रहता है, पक्षी कलोल करते चाहते हैं। और गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं चौपाल लगाकर बैठे रहते हैं, तो उनसे गांव नगर से अधिक गांव का जो जीवन रहता है सुंदर और सुखाई रहता है, जहाँ के लोग जो हैं छल और कपट से रहित सरल स्वभाव वाले किसान जो मन से जीवन यापन करते हैं, प्रसन्न मन से जीवन यापन करते हैं और अतिथि देवो भव इस युक्ति को सार्थक करते हैं, जहाँ वे अतिथि का हमेशा सम्मान करते हैं। कृषि कार्य करने वाले जो गांव है के किसान हैं वे किसी तरह का छल कपट नहीं करते हैं, और उनके गांव में कोई भी अगर नगर का मनुष्य पहुंच जाता है तो वे उन्हें अतिथि मानकर उनका सम्मान
करते हैं, आदर करते हैं। आस पास में है फुलवारी, कहीं कहीं पर बाग अनूप, केले नारंगी के तरुण दिखलाते हैं सुंदर रूप। नूतन मीठे फल बागों से नित खाने को मिलते हैं, देने को फूले सा सौरभ, पुष्प यहाँ नित खिलते हैं। यहाँ पर कवि ने गांव की फुलवारी मतलब वाटिका उद्यान के बगीचों की सुंदरता का वर्णन किया है। गांव के आसपास सुंदर सुंदर फूलों से युक्त जो फुलवारी है, जो उद्यान है, वाटिका है, सजी हुई है, इसमें से निकलने वाली सुगंध जो है गांव के वातावरण को और मनमोहक और सुगंधित बना देती है। और कहीं कहीं गांव में जो बगीचे हैं जिनसे केला नारंगी आदि अपनी सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं। इसमें अनेक प्रकार की फल वृक्षों से भी हरे मीठे फलों का आस्वादन लिया जाता है, मतलब हरे पके मीठे फल का लोग स्वाद लेते हैं। और फुलवारी में मतलब उद्यान में ऐसे पुष्प खिलते दिखाई देते हैं जिसकी महक जो है, सुगंध है जो वो इत्र की तरह महसूस होती है। पास जलाशय के खेतों में ईख खड़ी लहराती है, हरी भरी यह फसल धान की किसको के मन भाती है। खेतों में आते हैं हिरणों के नन्हे बच्चे चुपचाप, यहाँ नहीं है छली शिकारी जो धरते सुख से पदचाप। कभी कभी किसकों के बालक उन्हें पकड़ने जाते हैं, दौड़ दौड़ के थक जाते हैं, कहाँ पकड़ में आते हैं। बहता एक सुनिर्मल झरना कलकल शब्द सुनाता है, मानो कृषकों को उन्नति के लिए मार्ग बताता है। लहराती फसल है, स्वतंत्र विचरण करने वाले पशु हैं, पक्षी हैं, वो और प्राकृतिक झरने हैं, उनका सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया इसमें, इस कविता में। तो गांव के पास जो जलाशय हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, नलकूप हैं, झरने हैं, अधिक रहते हैं, तो इनके अधिक होने के कारण खेतों में गन्ने तथा धान की फसल जो है हरियाली युक्त लहराती हुई दिखाई देती है, जो किसानों के मन को बहुत भाती अच्छी लगती है। गांव के खेतों में हिरणों के शावक मतलब हिरणों के बच्चे हैं, वे स्वतंत्र मन से निडर होकर आते हैं, और जो उन्हें वहाँ जो छिपे शिकारी रहते हैं उनसे डर नहीं लगता है। कभी कभी गांव के बच्चे ही उन हिरणों के बच्चों को पकड़ने के लिए आते हैं, और बच्चों ने पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हैं। और श्रमिक जो है श्रम करते हुए थक जाते हैं, किंतु उन्हें बच्चे जो हैं और श्रमिक जो हैं हिरणों बच्चों को पकड़ने के लिए जब दौड़ते हैं तो थक जाते हैं, किंतु उनको पकड़ नहीं पाते। गांव में बहने वाले जो झरने हैं उसमें निरंतर कलकल पानी की जो आवाज़ है वो गूंजती रहती है। झरने से ऊपर से पानी जब नीचे गिरता है तो उसकी पदचाप सुनाई पड़ती है। तो उसमें कवि ने कहा कि गांव में बहने जो झरने हैं उसमें निरंतर कल गुंजन होता रहता है। कवि क्या कहते हैं कि ये झरने किसानों के विकास का रास्ता बतलाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये झरने किसानों के विकास का रास्ता बतला रहे हैं। गोधन चरते कैसे सुंदर गल घंटी बस्ती सुख मूल, चरवाहे फिरते हैं सुख से देखो ये तटनी के कुल। ग्राम्य जनों को लभ्य सदा सब प्रकार सुख शांति अपार, झंझट इन बिताते जीवन करते दान धर्म सुख सार। यहाँ पर कवि ने गांव के पास बहने नदियों के किनारों पर पशुओं को चराते हुए तथा चरवाहों तथा पशुधन का वर्णन किया है। यहाँ पर कवि ने गांव के पास बहने वाली नदी के किनारों पर पशुओं को चराते हुए तथा चरवाहों के पशुधन का वर्णन किया है। कवि क्या कहते हैं कि गाय जिनके गांव में, कवि क्या कहते हैं जिनके गलों में घंटियां बजी हुई रहती गाय, चरवाहे जब ग्वाले जो हैं अपने जानवरों को जंगल की ओर चराने, वन की ओर चराने ले जाते हैं तो उनके गले में जो घंटियां बजी रहती हैं वो सुनाई देती है, टन टन की आवाज चारों गूंजती रहती है, जिनसे सुनकर अपार सुख का अनुभव होता है। कभी ऐसा उन्हें अपार सुख का अनुभव होता है। चरवाहे नदी के दोनों किनारों पर आनंद पूर्वक गायें चढ़ाते हैं और गांव वासियों को हमेशा सब प्रकार के सुख और अलौकिक शांति की प्राप्ति होती है। वे बिना किसी लड़ाई झगड़े आदि समस्याओं से रहित होकर दान धर्म आदि जीवन के लिए कोशिश करते, प्रयत्न करते हैं कि इस गांव में हमेशा सुख शांति रहे और सब आपस में मिलजुल कर रहें
और सहज भाव से, सरल भाव से गांव में कोई भी आए हम उनका आदर सम्मान करें, और ऐसा सोचकर यहाँ गांव के लोग अपना सरल मन से जीवन व्यतीत करते हैं। कवि ने ऐसा इस कविता में ग्राम्य जीवन में गाँव के बारे में वर्णन किया है।